नमस्कार। शिक्षा दर्पण एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम 1857 के महासंग्राम पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं और खास तौर पर हम इसे राजस्थान के संदर्भ में समझेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास ये जो नोट्स हैं ये आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ना नहीं बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। सही कहा। हम एक एक करके हर घटना, हर तारीख और हर व्यक्तित्व पर बात करेंगे ताकि सारी चीजें एकदम साफ हो जाएं। तो चलिए इस ऐतिहासिक अध्याय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसका केंद्र मतलब पावर सेंटर समझना जरूरी है। 1857 में राजस्थान में अंग्रेजों की सत्ता का मुख्य केंद्र कहाँ था? देखिए, मुख्य केंद्र या कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स HQ वो अजमेर था। अजमेर ही क्यों? अजमेर की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक थी, वो बीच में था और उससे भी बड़ी बात ही कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा खजाना और हथियार खाना मतलब मैगजीन वहीं पर था। तो जिसने अजमेर को कंट्रोल कर लिया, समझिए उसने पूरे राजस्थान की नब्ज पकड़ ली। और इसी केंद्र में जो सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिकारी बैठता था उसे AGG कहते थे, है ना? एजेंट टू गवर्नर जनरल। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रांति के समय AGG कौन था। ये सवाल तो सीधा सीधा एग्जाम में आता है। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। तो ये हो गई सत्ता के केंद्र के बाद। अब आते हैं मिलिट्री सेटअप पर। राजस्थान में अंग्रेजों की कुल कितनी सैन्य छावनियां थीं? उस वक्त कुल 6 छावनियां थीं। 6? कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम फोकस पॉइंट है। जी, और वो ये है कि इन 6 में से सिर्फ 4 ने ही विद्रोह में हिस्सा लिया। मतलब 2 छावनियों ने हिस्सा नहीं लिया? हाँ बिल्कुल, ब्यावर और खेरवाड़ा, इन 2 छावनियों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। और परीक्षा में अक्सर यही सवाल घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि किन छावनियों ने भाग नहीं लिया था। बिल्कुल। तो फिर राजस्थान में क्रांति की ये जो चिंगारी थी ये सबसे पहले कहाँ भड़की? इसकी शुरुआत हुई नसीराबाद से 28 मई 1857 को। ये तारीख राजस्थान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। 28 मई नसीराबाद। और ये विद्रोह किस रेजिमेंट ने किया था? ये किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। अच्छा। और विद्रोह के दौरान हिंसा भी हुई। मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी नाम के 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। तो मतलब नसीराबाद से ये आग शुरू हुई, इसके बाद ये कहाँ तक पहुंची? देखिए, खबरें उस वक्त धीरे फैलती थीं पर फैल जरूर रही थीं। नसीराबाद के ठीक 5 दिन बाद 3 जून को ये आग नीमच पहुंच गई। नीमच में भी विद्रोह हो गया? हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प वाकया हुआ। क्या? विद्रोह के बाद जो अंग्रेज परिवार अपनी जान बचाकर वहां से भागे, उन्हें उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण दी। अच्छा, कहाँ पे? पिछोला झील के बीच में बने खूबसूरत जग मंदिर में। ये दिखाता है कि ज्यादातर राजा उस वक्त अंग्रेजों के साथ थे, क्रांतिकारियों के नहीं। ये तो बहुत विरोधाभासी बात है। बिल्कुल। अब आते हैं एरनपुरा छावनी पर। यहाँ से एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा निकला था जो आज भी याद किया जाता है। हाँ, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा जोधपुर लीजन के सैनिकों ने दिया था और ये नारा उस समय के जोश और उनके लक्ष्य को एकदम साफ साफ दिखाता है। उनका मकसद दिल्ली पहुंचना था। ठीक है, तो अब हम उस जगह पर आते हैं जिसे शायद राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत केंद्र माना जाता है, आउवा। बिल्कुल। आउवा जो पाली में है, वहां का विद्रोह एक अलग ही स्तर का था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किसी सैनिक ने नहीं बल्कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। अच्छा। और ये संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के भी खिलाफ था, जिनसे कुशाल सिंह पहले से ही नाराज थे। मतलब ये एक डबल लड़ाई थी। हाँ, और इसी वजह से यहाँ 2 बड़े और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध भी हुए थे। कौन कौन से? पहला था बिथौड़ा का युद्ध। ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ? इसमें ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर की राजकीय सेना मतलब महाराजा की सेना को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और दूसरा युद्ध, वो तो और भी ज्यादा मशहूर है। जी, वो था चेलावास का युद्ध, जो ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को हुआ। चेलावास के युद्ध को एक और नाम से भी जाना जाता है ना? हाँ, और वो नाम ही पूरी कहानी बता देता है। इसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। काले गोरे का युद्ध? जी, क्योंकि इसमें एक तरफ भारतीय क्रांतिकारी थे मतलब काले, और दूसरी तरफ खुद AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेज थे यानी गोरे। और इसी युद्ध के दौरान वो भयानक घटना हुई थी। बिल्कुल। जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था
मैकमेसन, हाँ। उसकी हत्या कर दी गई। और सिर्फ हत्या नहीं, क्रांतिकारियों ने उसका सिर काटकर आउवा के किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया था। जरा सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत के इतने बड़े अधिकारी का सिर किले पे लटका देना, ये तो अंग्रेजों की सत्ता को सीधी चुनौती थी। ये खुली चुनौती थी। इससे पूरे राजपूताना में अंग्रेजों का खौफ कम हुआ और विद्रोह की एक नई लहर दौड़ गई। तो आउवा के बाद हम बात करते हैं कोटा की। कहते हैं कि कोटा का विद्रोह बाकी जगहों से काफी अलग था। कैसे? बहुत अलग था। कोटा में जो हुआ वो सैनिक विद्रोह से कहीं ज्यादा एक जन विद्रोह था। जन विद्रोह मतलब इसमें आम जनता ने, शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये राजस्थान में सबसे सुनियोजित और सबसे भीषण विद्रोह था। और इसका नेतृत्व भी किसी राजा या सैनिक ने नहीं किया? नहीं, इसका नेतृत्व किया दो आम लोगों ने, लाला जयदयाल और मेहराब खान। और यहाँ भी एक बड़े अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई थी। हाँ, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, और सिर्फ उसकी नहीं, उसके दो बेटों की भी हत्या कर दी गई। और यहाँ भी मैकमेसन की तरह ही उससे भी आगे बढ़कर विद्रोहियों ने मेजर बर्टन का सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। पूरे शहर में? जी। और वहां के जो राजा थे महाराव राम सिंह द्वितीय, उन्हें महल में ही नजरबंद कर दिया। मतलब कोटा पर पूरी तरह से क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया था। हाँ, लगभग 6 महीने तक कोटा पर क्रांतिकारियों का शासन रहा। ये बहुत बड़ी बात थी। ये तो वाकई असाधारण है। चलिए एक बार सभी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एजेंट्स को दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये मैच द कॉलम में अक्सर पूछ लिया जाता है। जरूर। मारवाड़ यानी जोधपुर में मैकमेसन, जिनकी हत्या हो गई। हाँ। कोटा में मेजर बर्टन, इनकी भी हत्या हो गई। जी। फिर मेवाड़ यानी उदयपुर में थे मेजर शावर्स और जयपुर में थे कर्नल ईडन। ये दोनों सुरक्षित रहे। हाँ, क्योंकि वहां के राजाओं ने पूरा सहयोग किया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी वीरता, इतना बलिदान, आउवा में जीत, कोटा पर कब्जा, इसके बावजूद राजस्थान में यह क्रांति असफल क्यों रही? इसके कई कारण थे, पर अगर एक सबसे बड़ा कारण चुनना हो तो वो था स्थानीय राजाओं का असहयोग। ज्यादातर राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्हें दबाने में अंग्रेजों की पूरी मदद की। और इसमें बीकानेर के महाराजा का एक खास उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह तो अकेले ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों की मदद करने के लिए अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर पंजाब तक चले गए थे। अच्छा। इसके अलावा क्रांतिकारियों के पास एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। कोई एक बड़ा नेता नहीं था। और हाँ, आधुनिक संसाधन और हथियार भी अंग्रेजों के पास बेहतर थे। तो इस पूरी क्रांति का अंतिम परिणाम क्या निकला? What was the outcome? सबसे बड़ा, सबसे सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। हमेशा के लिए? हाँ, और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। और राजस्थान के अंदर क्या बदलाव आए? सामंतों का प्रभाव कम हो गया और अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार शुरू कर दिया। चलिए, तो अंत में परीक्षा के लिहाज से एक क्विक चीट शीट या सारांश देख लेते हैं। बिल्कुल। मुख्य बातें याद रखनी हैं। 6 में से 2 छावनियां ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया। पहला विद्रोह नसीराबाद में हुआ 28 मई को। आउवा के नायक थे ठाकुर कुशाल सिंह और कोटा के नायक थे जयदयाल और मेहराब खान। और 2 पॉलिटिकल एजेंट मारे गए, जोधपुर में मैकमेसन और कोटा में बर्टन। हाँ, ये नाम, तारीखें और जगहें, सफलता के लिए ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। ये वाकई एक बहुत ही संक्षिप्त और सटीक विश्लेषण था। मुझे लगता है राजस्थान में 1857 की क्रांति से जुड़े लगभग सभी जरूरी तथ्य इसमें कवर हो गए हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने बात की कि राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, जो असफलता का एक मुख्य कारण बना। हाँ। जरा सोचिए, अगर बीकानेर या जोधपुर जैसे बड़े राज्यों के शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया होता, तो क्या इस क्रांति का नतीजा और शायद भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था? ये सच में सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम शिक्षा दर्पण अकेडमी पर आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। शिक्षा दर्पण अकादमी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी ज़रूरी कहानी को समझने जा रहे हैं। आज का विषय है आधुनिक राजस्थान के निर्माता, प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं। हम 1918 से 1948 के बीच के उस दौर को समझेंगे जब राजस्थान जो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा था। बिल्कुल। और ये वो दौर था जिसने आज के राजस्थान की नींव रखी। हाँ, नींव रखी। और ये नींव किसी एक राजा या प्रशासक ने नहीं,
बल्कि आम लोगों के बनाए संगठनों ने, संस्थाओं ने रखी थी। आज हम इन्हीं की कहानी समझेंगे कि ये कौन लोग थे, कौन सी संस्थाएं थी और उनके पीछे का मकसद क्या था। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि इन संगठनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब अचानक से ये कहां से आ गए? ऐसा क्या हो रहा था उस समय? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। सही बात है। उसके पीछे ठोस वजह होती हैं। अगर हम देखें तो इसके 4 मुख्य कारण थे। 4 कारण? हाँ। पहला, जन जागरूकता, मतलब लोगों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाना। दूसरा, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थीं, उनका उन्मूलन करना। अच्छा। तीसरा, जागीरदारों और सामंतों के जो अत्याचार थे, उनका विरोध करना। और चौथा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। एक ऐसी सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, राजा की मनमानी पर ना चले। वाह, मतलब ये सिर्फ राजा को हटाओ का नारा नहीं था, ये तो एक पूरी तरह से नया समाज बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल सही। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए मैदान में उतरे वो संगठन जिनका हम जिक्र करने वाले हैं। तो कहानी यहां से और दिलचस्प होती है। सबसे पहले किस बड़े संगठन की बात करें? सबसे पहला बड़ा नाम आता है राजस्थान सेवा संघ का। राजस्थान सेवा संघ, हाँ, 1919 में। जी, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई ही नहीं। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। तो फिर कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र के वर्धा में। बाद में 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर लाया गया। अजमेर, क्योंकि वो सीधे अंग्रेजों के अधीन था। सही पकड़ा आपने। वहां राजनीतिक गतिविधियां करना बाकी रियासतों के मुकाबले थोड़ा आसान था। और इसके पीछे जो लोग थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, ये तो अपने जमाने के बड़े नाम थे। बिल्कुल। लेकिन ये करते क्या थे? मतलब एक आम किसान की आवाज राजा तक पहुंचती कैसी थी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उनका काम करने का तरीका बहुत प्रभावी था। वो सीधे जनता की समस्याओं में हस्तक्षेप करते थे और अपनी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उस दौर के सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया। अखबार? जी, अखबार। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। बिल्कुल। उस जमाने में अखबारी सोशल मीडिया थे। इन अखबारों ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। मेवाड़ में बैठे किसान को पता चलता था कि मारवाड़ में भी वही समस्या है। हाँ, इससे लोगों में एक एकता की भावना आई होगी। बिल्कुल। और आंदोलन को एक बड़ी ताकत मिली। तो ये तो हुआ राजस्थान सेवा संघ। लेकिन इससे 1 साल पहले 1918 में एक और संगठन बना था, राजस्थान मध्य भारत सभा। ये सेवा संघ से कैसे अलग था? इसका कैनवस आप कह सकते हैं थोड़ा और बड़ा था। इसकी स्थापना ही दिल्ली के चांदनी चौक में हुई थी, मारवाड़ी पुस्तकालय में। दिल्ली में? हाँ, मतलब इसका जन्म देश की राजधानी में हुआ। इसके संस्थापक थे जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा और गिरधर शर्मा। इसका मकसद था रियासती जनता को कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ना। अच्छा, तो ये एक पुल की तरह काम कर रहा था, क्योंकि उस समय कांग्रेस सीधे तौर पर रियासतों के मामलों में दखल नहीं देती थी। बिल्कुल। ये संगठन राजस्थान के लोगों की आवाज को एक राष्ट्रीय पटल पर ले जा रहा था, उसे एक बड़ी पहचान दे रहा था। और फिर इन दोनों से भी एक कदम आगे बढ़कर एक अखिल भारतीय स्तर पर कोशिश हुई, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। जी, ये 1927 में बॉम्बे में बनी। ये एक तरह से भारत की सभी रियासतों की जनता का, कह सकते हैं, एक इवेंजर असेंबल मूवमेंट था। ये अच्छी उपमा है। इसका मकसद था सभी रियासतों के जन आंदोलनों को एक ही झंडे के नीचे लाना, एक संयुक्त मोर्चा बनाना। और इसमें राजस्थान का क्या खास योगदान था? राजस्थान के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास इसके महासचिव बने। वाह! उन्होंने न सिर्फ राजस्थान की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, बल्कि पूरे देश की रियासती जनता के आंदोलनों को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये तो बड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो गए। लेकिन असली लड़ाई तो गाँव में, रियासतों के अंदर लड़ी जा रही होगी। वहाँ क्या हो रहा था? वहीं तो असली काम हो रहा था। हर इलाके की अपनी एक कहानी थी, अपना एक हीरो था। जैसे जोधपुर में जय नारायण व्यास ने 1930 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई। मारवाड़ हितकारिणी सभा? हाँ,
अब आप सोचिए, उस दौर में मारवाड़ के महाराजा के खिलाफ आवाज उठाना कितना खतरनाक रहा होगा। बहुत ज्यादा। व्यास जी सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, वो पर्चे छापते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और एक तरह से सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे थे। और भी तो कई संगठन थे, जैसे वीर भारत सभा। हाँ, वीर भारत सभा की स्थापना तो और पहले 1910 में ही अजमेर में हो गई थी। इसके पीछे केसरी सिंह बारहट और विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारियों का दिमाग था। मतलब इसका चरित्र थोड़ा ज्यादा क्रांतिकारी था। जी। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारिणी सभा के जरिए शिक्षा से बदलाव लाने की कोशिश की। ये छोटी छोटी चिंगारियां ही थीं जो पूरे राजस्थान में सुलग रही थीं। ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये लोग सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। आपने शुरू में सामाजिक सुधार की भी बात की थी, उस मोर्चे पर क्या हो रहा था? सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं था और ये नेता इस बात को अच्छी तरह समझते थे। सही बात है। इस दिशा में दो संस्थाओं का काम बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, संप सभा, जिसकी स्थापना गोविंद गिरी ने 1883 में ही कर दी थी। 1883? ये तो बहुत पहले की बात है। जी, ये खास तौर पर मेवाड़ और सिरोही के भील आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही थी। और दूसरी संस्था? दूसरी थी हरिजन सेवा संघ। 1932 में जब गांधी जी ने दलितों के उत्थान का बीड़ा उठाया तो उसकी एक शाखा राजस्थान में भी बनी। अच्छा। और उसके अध्यक्ष बने घनश्याम दास पिड़ला। इन संस्थाओं ने समाज के सबसे पिछड़े तबके को आंदोलन से जोड़ा। और मुझे लगता है इसी जन आंदोलन का सबसे बड़ा और संगठित रूप था प्रजामंडल आंदोलन। ये एक ऐसा शब्द है जो हम राजस्थान के इतिहास में बार बार सुनते हैं। ये प्रजामंडल आखिर थे क्या? इन्हें आप एक तरह से पीपल्स यूनियन या नागरिकों का मोर्चा समझिए। अच्छा। इनका मकसद चुनाव लड़ना या सत्ता हासिल करना नहीं था। इनका सिर्फ एक एजेंडा था, राजा को ये कहना कि आपकी मनमानी अब नहीं चलेगी, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो राजस्थान के कुछ प्रमुख प्रजामंडलों के बारे में बताइए। जरूर। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल, जो 1931 में बना। संस्थापक कपूर चंद पाटनी थे और बाद में जमनालाल बजाज ने इसे एक नई ऊर्जा दी। जी। फिर 1934 में बना मारवाड़ प्रजामंडल, जिसके पीछे जय नारायण व्यास की ताकत थी। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। और हमारे श्रोतों में बीकानेर प्रजामंडल का भी जिक्र है 1936 में। इसके बारे में एक बहुत ही खास बात है ना? हाँ, और वो एक अकेली बात उस दौर के संघर्ष की पूरी कहानी कह देती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वैद्य ने की, लेकिन इसकी स्थापना बीकानेर में नहीं हुई। एक मिनट, बीकानेर का संगठन और बीकानेर में नहीं बना, ये तो बहुत अजीब बात है। तो फिर कहाँ बना? ये बना था कलकत्ता में। कलकत्ता में? वो तो हजारों किलोमीटर दूर है, ऐसा क्यों? इसका सीधा मतलब ये था कि बीकानेर के महाराजा का दमन इतना ज्यादा था कि अपनी ही रियासत में लोगों को शांति से एक संगठन बनाने तक की इजाजत नहीं थी। बाप रे, उन्हें अपने हक की आवाज उठाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक अड्डा बनाना पड़ा। ये एक तथ्य ही बीकानेर के लोगों के संघर्ष को दिखा देता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब अपने ही घर में बोलने की आजादी नहीं थी। ये दिखाता है कि लड़ाई कितनी मुश्किल थी। बिल्कुल। इनमें से कई लोगों को सालों तक जेल में रखा गया, कईयों को रियासत से निकाल दिया गया। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। तो इन सभी संगठनों, आंदोलनों, प्रजामंडलों का कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हमें एक लाइन में इनका योगदान बताना हो तो वो क्या होगा? निष्कर्ष ये है कि इन्हीं संगठनों ने मिलकर आधुनिक राजस्थान की नींव रखी। इन्होंने सिर्फ राजनीतिक चेतना नहीं जगाई, इन्होंने लोगों को सवाल पूछना सिखाया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। जब 1947 में भारत आजाद हुआ और रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी। मतलब राजस्थान का एकीकरण सिर्फ कुछ नेताओं के दस्तखत से नहीं हुआ, बल्कि उसकी जमीन इन जन आंदोलनों ने कई दशकों में तैयार की थी। बिल्कुल सही। इन आंदोलनों ने ही एक संयुक्त और लोकतांत्रिक राजस्थान का सपना देखा था। जब रियासतों का विलय हुआ तो जनता मानसिक रूप से उसके लिए तैयार थी, क्योंकि ये संगठन सालों से इसी एकता की बात कर रहे थे। उन्होंने एक राजस्थानी पहचान को जन्म दिया जो रियासतों की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी थी। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये साफ है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं के किलों और महलों की कहानी नहीं है। इतिहास उन अनगिनत आम लोगों के संघर्ष की कहानी भी है, जिन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये संगठन और उनके नेता ही आधुनिक राजस्थान के असली निर्माता थे।
जाते जाते हम सभी के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह उस दौर में इन संगठनों ने लोगों को एकजुट करके सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की नींव रखी, क्या आज भी हमारे समाज में वैसी ही जन भागीदारी की भावना मौजूद है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। शिक्षा दर्पण एकेडमी की ओर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें। नमस्ते और स्वागत है आपका शिक्षा दर्पण एकेडमी पर। आज हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों को इन विशेष नोट्स के माध्यम से समझेंगे। बिल्कुल। आज का विषय आरपीएससी और रीट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इन नोट्स की मदद से हर पहलू को बहुत आराम से क्रम से जानेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये प्रजामंडल आखिर था क्या? मतलब शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, प्रजामंडल का बहुत सीधा सा मतलब है प्रजा का मंडल, या कह सकते हैं जनता का संगठन। इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो रियासतों में राजा को हटाना नहीं था, बल्कि राजा के ही अधीन एक उत्तरदायी शासन यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना था। अच्छा, उत्तरदायी शासन। और इसका उद्देश्य क्या था? मतलब क्यों ये संगठन बनाए गए? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, और उससे भी जरूरी उनमें एक राजनीतिक चेतना जगाना, उन्हें ये समझाना कि उनके भी कुछ हक हैं। लेकिन इन आंदोलनों की नौबत ही क्यों आई? ऐसे क्या कारण थे कि लोगों को अपने संगठन बनाने पड़े? कारण असल में बहुत गंभीर थे। हम इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा था सामंती अत्याचार, मतलब जो जागीरदार थे वो जनता का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। और दूसरा कारण? मुझे लगता है वो आर्थिक शोषण से जुड़ा था। हाँ बिल्कुल। दूसरा था लाग बाग और बेगार। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। लाग बाग, इसका क्या मतलब हुआ? लाग बाग का मतलब था तरह तरह के अवैध कर, और हम 1-2 करों की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो 84 तरह के टैक्स थे। 84? जी, 84। और बेगार का मतलब था बिना किसी तनख्वाह या वेतन के जबरदस्ती काम करवाना। एक तरह की गुलामी ही थी ये तो बहुत ही भयानक था। और तीसरा कारण? तीसरा था बाहरी प्रभाव। देखिए, पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो खास तौर पर 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ और अंग्रेजों का जो दखल बढ़ रहा था, उससे यहाँ के लोगों को भी हिम्मत मिली। सही बात है। तो चलिए अब कुछ खास प्रजामंडलों की बात करते हैं। शुरुआत जयपुर से करते हैं। हाँ, जयपुर से कर देते हैं। जयपुर प्रजामंडल ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। इसकी स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी। लेकिन इसका पुनर्गठन भी तो हुआ था, है ना? जी, 1936 में जब जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जैसे बड़े नेता इससे जुड़े, तब इसका सही मायनों में पुनर्गठन हुआ और इसमें जान आई। और जयपुर की बात हो तो 1942 का जेंटलमैन्स एग्रीमेंट बहुत मशहूर है। वो क्या था? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि विवादास्पद घटना थी। ये हीरालाल शास्त्री और रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच एक समझौता था। इसके तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सीधे तौर पर भाग नहीं लेने का फैसला किया। अच्छा, अब मेवाड़ की बात करते हैं। वहां की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को। और इसके संस्थापक? वर्मा जी ने एक गीत लिखा और गाया था, पंछीड़ा। वो गीत गा गा कर लोगों में जोश भरते थे, उन्हें प्रेरित करते थे। हालांकि इसके पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। अब चलते हैं मारवाड़ यानी जोधपुर की तरफ। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई और यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो थे जयनारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ। इन नोट्स में साहित्यिक विरोध का भी जिक्र है, ये बड़ा दिलचस्प लगता है। बिल्कुल, ये मारवाड़ की खासियत थी। जयनारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये 2 छोटी छोटी पुस्तकाएं लिखी और प्रशासन की पूरी पोल खोल कर रख दी। मतलब कलम की ताकत का इस्तेमाल किया। एकदम। अच्छा, अब बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं। इसकी क्या खास बात थी? बीकानेर की कहानी बहुत ही अनूठी है। इसकी स्थापना 1936 में मघाराम वैद्य ने की थी। पर सबसे विशेष तथ्य और जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि इसकी स्थापना बीकानेर में नहीं हुई थी। एक मिनट, बीकानेर में नहीं तो फिर कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में? ये तो बड़ी अजीब बात है। जी, क्योंकि बीकानेर रियासत में राजनीतिक गतिविधियां करना लगभग नामुमकिन था। समझ गया। चलिए अब हाड़ौती और कोटा क्षेत्र की तरफ चलते हैं। वहां क्या प्रयास हुए?
हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 में ही हो गई थी, पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। लेकिन वो ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाया, एक तरह से निष्क्रिय हो गया। तो फिर कोटा में क्या हुआ? बाद में 1939 में नैनूराम शर्मा ने ही अभिन्न हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल में एक नई जान फूंकी। अच्छा। इनका मुख्य उद्देश्य था कोटा रियासत में शिक्षा का प्रसार करना और सामाजिक सुधार लाना। अच्छा, अब बात करते हैं वागड़ क्षेत्र की, जो आदिवासी बहुल इलाका है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। डूंगरपुर में 1944 में आंदोलन का नेतृत्व किया भोगीलाल पांड्या ने। पांड्या जी को लोग बहुत सम्मान से वागड़ का गांधी भी कहते हैं। वागड़ का गांधी। और बांसवाड़ा में किसने नेतृत्व किया? बांसवाड़ा में 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने ये जिम्मेदारी संभाली। इन दोनों ही आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भील और दूसरे आदिवासी समाज में जागृति लाना था। हमने बीकानेर की बात की थी कि वो राज्य से बाहर स्थापित हुआ था। क्या ऐसे और भी प्रजामंडल थे? हाँ, और ये सूची बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे सवाल बनते हैं। एक तो बीकानेर, जैसा हमने बताया, कलकत्ता में 1936 में। दूसरा सिरोही, जिसकी स्थापना बंबई में हुई 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा। बम्बई में? अच्छा। तीसरा भरतपुर प्रजामंडल, जो रेवाड़ी हरियाणा में 1938 में बना। और चौथा जैसलमेर प्रजामंडल, जो जैसलमेर में नहीं बल्कि जोधपुर में 1945 में स्थापित हुआ। ये तो सच में एक पूरा पैटर्न दिखाता है कि अपनी ही रियासत में आवाज उठाना कितना मुश्किल था। अच्छा, इस आंदोलन को फैलाने में साहित्य और पत्रकारिता की क्या भूमिका रही? इनकी तो बहुत ही बड़ी भूमिका थी। एक तरह से ये उस समय के सोशल मीडिया थे। कुछ प्रमुख प्रकाशनों की बात करें तो अखंड भारत था, जो जय नारायण व्यास बंबई से निकालते थे। और एक था आगीबाणी। ये बहुत खास था क्योंकि ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। आगीबाण मतलब अग्निबाण? बिल्कुल। और एक तरुण राजस्थान भी था, जिसे भी जय नारायण व्यास संपादित करते थे। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता तक आंदोलन की खबरें पहुंचें। जी बिल्कुल, लोगों को जोड़ना और उनमें चेतना जगाना। चलिए अब इस पूरी यात्रा को एक टाइमलाइन, एक कालक्रम में देखते हैं। जरूर। तो देखिए, शुरुआत धीमी थी। 1931 में जयपुर और बूंदी, फिर 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती, 1936 में बीकानेर और धौलपुर, और फिर 1938 आता है, जिसे नोट्स में स्वर्णकाल कहा गया है। हाँ, 1938 को स्वर्णकाल ही कहेंगे। इस एक साल में मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, कई बड़ी रियासतों में प्रजामंडल बने। ऐसा लगा जैसे एक लहर आ गई हो। और फिर ये सिलसिला 1944 से 46 तक चला, जिसमें डूंगरपुर, जैसलमेर और झालावाड़ जैसे प्रजामंडल बने। बहुत बढ़िया। अब हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा क्विक क्विज हो जाए, ताकि वो अपना ज्ञान परख सकें। बिल्कुल। तो पहला सवाल है, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए माणिक्यलाल वर्मा या बी भोगीलाल पांड्या। आसान सवाल है। दूसरा सवाल, किस प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी? विकल्प हैं ए बीकानेर या बी सिरोही। और तीसरा और आखिरी सवाल, कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? ए जयपुर या बी मारवाड़। चलिए, तो आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है हमने राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर कर लिया है। बिल्कुल, और ये सारे तथ्य सफलता की ओर आपका कदम बढ़ाएंगे। तो शिक्षा दर्पण अकेडमी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इन बेहतरीन नोट्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा दर्पण अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के एकीकरण के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, उनको स्लाइड दर स्लाइड समझेंगे। जी, ये एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक यात्रा है। मतलब कैसे 19 अलग अलग रियासतें और दूसरे क्षेत्र मिलकर एक आधुनिक राज्य बने, जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो हमारी जो दूसरी स्लाइड है वो एकीकरण की प्रक्रिया का एक सार देती है। जी। ये प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1956 को मतलब पूरी हुई। इसमें कुल समय लगा 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। काफी लंबा समय। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कुल 7 चरणों में पूरी हुई। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज जो हम देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, वो अस्तित्व में आया। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सही बात है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एकीकरण से पहले का राजस्थान कैसा दिखता था। जी, ये समझना बहुत जरूरी है।
कुल 19 रियासतें थीं, जिन पर अलग-अलग शासकों का राज था। और 3 ठिकाने भी थे। हाँ, 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। और इनके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, अजमेर, मेरवाड़ा। और उस समय की सबसे बड़ी चुनौती यही थी, मतलब इन सभी बिखरे हुए अलग-अलग पहचान वाले क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई में बदलना, ये बहुत ही जटिल काम था। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ का निर्माण। जी। इसकी तिथि थी 18 मार्च 1948 और इसमें जो रियासतें शामिल थीं वो थीं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। हाँ, इनको याद रखने का एक आसान तरीका भी है, ABCD। ABCD, बिल्कुल। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। और इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था और राज प्रमुख थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। और एक रोचक बात यह है कि इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया, ये KM मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। अच्छा जी, और इसका संदर्भ महाभारत काल से मिलता है। बहुत दिलचस्प। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा चरण वो तो कुछ ही दिनों बाद आ गया। इसका नाम था पूर्व राजस्थान। हाँ, बिल्कुल। इसकी तारीख थी 25 मार्च 1948 और इसमें तो कुल 9 रियासतें शामिल हुई, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। जी, एक साथ 9 रियासतें। हाँ, और क्षेत्र की बात करें तो इसमें हाड़ौती और वागड़ क्षेत्र का विलय हुआ था। और राजधानी कोटा को बनाया गया। कोटा को, ठीक है। इस चरण ने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की कई छोटी बड़ी रियासतों को एक साथ लाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान का गठन। जी, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसकी तिथि थी 18 अप्रैल 1948 और इसका विलय पूर्व राजस्थान में उदयपुर यानी मेवाड़ को मिलाकर किया गया। और यही इसकी सबसे खास बात थी। हाँ, इस चरण का सबसे बड़ा महत्व था राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ का इसमें शामिल होना। मेवाड़ के विलय ने इस पूरी एकीकरण की प्रक्रिया को एक नई, कह सकते हैं एक नई मजबूती और प्रतिष्ठा दी। और राजधानी फिर उदयपुर बनी। जी, राजधानी उदयपुर बनी और राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। समझ गया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। चौथा चरण, ये तो एकीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिल्कुल, शायद सबसे महत्वपूर्ण। इसकी तिथि है 30 मार्च 1949 और इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी। इसमें संयुक्त राजस्थान के साथ 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये शामिल हुई। और जयपुर को हमेशा के लिए राजस्थान की राजधानी बना दिया गया। हमेशा के लिए। इस चरण का महत्व इसी बात से पता चलता है कि इसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। अच्छा। जी, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो लगभग तय हो गया था। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। 5वां चरण, ये पहले चरण में बने मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने का था। हाँ, अब जो अलग अलग हिस्से बने थे उन्हें जोड़ने का काम था। इसकी तिथि थी 15 मई 1949 और ये प्रक्रिया वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर पूरी हुई। ये विलय डॉक्टर शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर किया गया था। अच्छा, एक समिति बनाई गई थी इसके लिए। जी, और इस चरण में मत्स्य संघ का जो प्रशासनिक विलय था वो मुख्य राजस्थान में कर दिया गया, जिससे पूर्वी सीमाएं भी राज्य के साथ पूरी तरह से जुड़ गईं। ठीक है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। छठा चरण, ये भारत के संविधान लागू होने के दिन हुआ। हाँ, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन। तारीख 26 जनवरी 1950 और इसी दिन इस प्रदेश को विधिवत रूप से राजस्थान नाम स्वीकार किया गया। जी, आधिकारिक तौर पर। इस चरण में सिरोही रियासत का विलय किया गया, लेकिन यहाँ एक पेंच था, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नोट है कि आबू और दिलवाड़ा को उस समय राजस्थान में शामिल नहीं किया गया। तो कहाँ मिलाया गया? उन्हें उस समय बंबई प्रांत में मिला दिया गया था, जिसे बाद में मतलब वापस राजस्थान में शामिल किया जाएगा। अच्छा, तो ये कहानी अभी बाकी थी। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और अब हम आते हैं अंतिम और 7वें चरण पर, जिससे आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ। जी, वो दिन जब ये प्रक्रिया पूरी हुई। तिथि थी 1 नवंबर 1956। यह कार्य राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, उसकी सिफारिशों पर हुआ। जी, और इस चरण में राजस्थान में आबू दिलवाड़ा, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, हाँ, उनकी वापसी हुई।
साथ में अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा जो मध्य प्रदेश से लिया गया, इनको जोड़ा गया। और बदले में राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। अच्छा, तो एक तरह से लेन देन हुआ। जी, और इस फेरबदल के साथ ही राजस्थान की जो आज की भौगोलिक सीमाएं हैं वो अस्तित्व में आईं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली 2 स्लाइडों में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, ये बिल्कुल ध्यान से सुनने वाले पॉइंट्स हैं। पहला, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जो चौथे चरण की स्मृति में है। हाँ, जब बड़ी रियासतें शामिल हुई थीं। दूसरा, राजधानी का चयन। ये पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया और जयपुर को राजधानी बनाया गया। और सिर्फ राजधानी ही नहीं, दूसरे विभागों का भी बंटवारा हुआ। हाँ, जैसे न्याय विभाग यानी हाई कोर्ट, वो जोधपुर को दिया गया और शिक्षा विभाग बीकानेर को। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे बताइए। मत्स्य संघ का नाम के.एम. मुंशी के सुझाव पर महाभारत कालीन संदर्भ में रखा गया था। ये हमने पहले भी बात की है। जी। और 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल यानी गवर्नर का पद बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव था। बिल्कुल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरमुख निहाल सिंह। और प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री। ये सभी नाम और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यह स्लाइड पूरी प्रक्रिया का एक तरह से विजुअल समरी है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे चरण 1 से लेकर चरण 7 तक ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। बिल्कुल। इसी ने मरुधरा को वो आकार दिया जिसे हम आज जानते हैं। बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है कि शिक्षा दर्पण अकेडमी के ये नोट्स आपकी परीक्षा में मददगार साबित होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, शिक्षा दर्पण अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी, और हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन महान विभूतियों के योगदान पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए एक एक करके नायकों के वीर गाथाओं को समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से करें? हमारी सूची में सबसे पहला नाम अमर सिंह जी का है। उन्हें 1857 की क्रांति के भामाशाह के रूप में जाना जाता है। जी बिल्कुल। वो बीकानेर के रहने वाले थे और उनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो आर्थिक सहायता वाला। हाँ, उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। अच्छा, इसी वजह से उन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। जी, और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। वो राजस्थान के 1857 की क्रांति में मतलब प्रथम शहीद माने जाते हैं। वाह, तो शुरुआत ही एक बलिदान से हुई। अच्छा, आगे बात करते हैं अर्जुनलाल सेठी जी की, राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी। इनका जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था और इनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है। वो नौकरी वाला। जी, जब उन्होंने चौमू के जिलाधीश का पद त्यागा था तो उन्होंने कहा था, अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। बिल्कुल। उन्होंने 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी और जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। और ये पाठशाला सिर्फ नाम के लिए नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का एक केंद्र थी। और उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं, उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी और जो निमेज हत्याकांड हुआ, हाँ, उस मामले में उन्हें 7 वर्ष की सजा हुई और वे बेलोर जेल में रहे। अब जिक्र करते हैं जमनालाल बजाज जी का, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। हाँ, और वो खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। इसका मतलब क्या था? वो कहते थे कि पहला गुलाम भारत, दूसरा देसी राजा, तीसरा सीकर और चौथे वो खुद। ये उनकी विनम्रता है। अच्छा। उनका जन्म सीकर के काशी का बास में हुआ था 4 नवंबर 1889 को। जी। उन्होंने सीकर और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया और 1926-27 के आसपास जयपुर में चरखा संघ की स्थापना भी की। और असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी। जी, और एक और दिलचस्प बात, उनकी पत्नी जानकी देवी बजाज पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। वाह। अगला नाम है गोपाल सिंह खरवा। इन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक माना जाता है। हाँ, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था केसरी सिंह बाराट के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना करना। और इस सभा ने क्रांतिकारियों को एक मंच प्रदान किया। बिल्कुल, एक तरह से ये एक गुप्त संगठन था। अब बात करते हैं भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुजर था, वो राजस्थान के नहीं थे, है ना? नहीं, वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि राजस्थान बनी। उन्होंने बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जी, और सशस्त्र क्रांति के तहत उन्हें टोडगढ़ जेल में भी रखा गया था
उनकी पत्रकारिता भी बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, उन्होंने अजमेर से राजस्थान केसरी, फिर नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्र निकाले। इन अखबारों ने किसानों की आवाज को पूरे देश तक पहुंचाया। बिल्कुल। हमारी सूची में अगला नाम राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी का है। इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर में हुआ। और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई की याद में टोंक के निवाई में जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की, जो आज वनस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। जी वही वनस्थली विद्यापीठ। शास्त्री जी का एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और उनकी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हाँ, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे शहीद की बात जिनकी कुर्बानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सागरमल गोपा। जैसलमेर के सपूत गोपा जी ने आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज जैसी पुस्तकें लिखी। और इन किताबों ने जैसलमेर रियासत की नींव हिला दी। बिल्कुल। महारावल जवाहर सिंह के कहने पर उन्हें 25 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया। और फिर 4 अप्रैल 1946 को उन्हें जेल में ही जिंदा जला दिया गया। एक बहुत ही क्रूर घटना थी ये। इस घटना की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन भी हुआ था। जी, हुआ था। आगे बढ़ते, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, वो थे गोकुल भाई भट्ट। उनका जन्म 25 जनवरी 1898 को सिरोही के हाथला गांव में हुआ। उन्हें गांधीवादी सर्वोच्च नेता के रूप में भी जाना जाता था। और उनका मुख्य कार्य सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करना था। जी। एक और बलिदान की कहानी बाल मुकुंद बिस्सा जी की, जो भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए। नागौर के पिलवा गांव में जन्मे बिस्सा जी ने जोधपुर जेल में खराब भोजन के विरोध में भूख हड़ताल की थी। और 19 जून 1942 को उनकी मौत हो गई। हाँ। अब बात करते हैं शेरे राजस्थान जय नारायण व्यास जी की। जोधपुर में जन्मे व्यास जी को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान का लोकनायक, लक्कड़ और फकड़, और धुन का धनी। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री के पद पर मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी। उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा और जयकन्या विद्यालय की स्थापना की। और उनके समाचार पत्र बहुत प्रसिद्ध हुए। आगी बाण, जो राजस्थानी भाषा का पहला था, और अखंड भारत। अगला नाम है राम नारायण चौधरी जी का, एक प्रमुख किसान नेता और पत्रकार। सीकर के नीम का थाना में जन्मे चौधरी जी ने बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और उनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी। जी, उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। चौधरी जी ने दैनिक नवज्योति, नया राजस्थान और तरुण राजस्थान जैसे अखबारों में भी काम किया। अब एक और चौधरी जी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, जिन्हें कैप्टन उपनाम से जाना जाता था। वे रामनारायण चौधरी के बड़े भाई थे। अच्छा। उन्होंने दीनबंधु चौधरी के सहयोग से दैनिक नवज्योति का प्रकाशन किया। अब मेवाड़ की ओर चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। बिजोलिया में जन्मे वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। और बिजोलिया आंदोलन के दौरान उनका लिखा गीत पंछीड़ा बहुत लोकप्रिय हुआ। जी, वो गीत तो आंदोलन का प्रतीक बन गया था। उन्होंने अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम से एक पुस्तक भी लिखी। उदयपुर में जो माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान है, वो उन्हीं की विरासत है। बिल्कुल। अब जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है, वो थे भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में जन्मे पांड्या जी ने बागड़ सेवा मंदिर, हरिजन सेवा समिति और भील सेवा संघ जैसी संस्थाएं स्थापित की। और उनकी पत्नी मणिबहन पांड्या को वागड़ बा के नाम से जाना जाता है। जी सही। अब बात करते हैं राजस्थान केसरी, केसरी सिंह बारहट की। एक पूरा परिवार ही क्रांति को समर्पित था। शाहपुरा में जन्मे केसरी सिंह ने 1903 में महाराजा फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया नाम से 13 सोरठे भेजे थे। और उन दोहों को पढ़कर महाराजा का स्वाभिमान जाग गया और वो दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। जी। बाद में महंत प्यारेलाल हत्याकांड में उन्हें 20 वर्ष की सजा हुई थी। उन्होंने 1910 में गोपाल सिंह खरवा के साथ वीर भारत सभा की स्थापना भी की। अब बारठ परिवार के एक और क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारठ। वे केसरी सिंह के भाई और प्रताप सिंह के चाचा थे। उन्होंने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो जीवन भर पुलिस की पकड़ में नहीं आए। हाँ, और अपना अंतिम समय अमरदास वैरागी साधु के वेश में कोटा में बिताया। और अब राजस्थान के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ। केसरी सिंह के पुत्र प्रताप को बनारस षड्यंत्र के तहत बरेली जेल में कैद किया गया था।
और जब उन्हें उनकी माँ का वास्ता देकर साथियों के राज उगलवाने की कोशिश की गई, तब उन्होंने वो ऐतिहासिक जवाब दिया, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमित कलंक लगेगा। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बलिदान। जी, 27 मई 1918 को वे शहीद हो गए। अब आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले मोतीलाल तेजावत, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, उदयपुर के कोलियारी गांव में जन्मे तेजावत जी को बाबजी भी कहते थे। उन्होंने चित्तौड़ से एक ही आंदोलन या भोमट आंदोलन शुरू किया और वनवासी संघ की स्थापना की। उनका एक दस्तावेज था, मेवाड़ पुकार, जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत एक मांग पत्र था। सही। अब बात करते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया की। नाथद्वारा में जन्मे सुखाड़िया जी सर्वाधिक समय तक, मतलब लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और उन्होंने ही 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। जी। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यह उपाधि दामोदर दास व्यास जी को दी गई है। वे टोंक के मालपुरा के रहने वाले थे और उन्होंने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी बिल्कुल। और हमारी इस सूची में अंतिम नाम है चुन्नीलाल शर्मा जी का। उन्हें दाबड़ा के शहीद के रूप में याद किया जाता है। वे दाबड़ा किसान आंदोलन के दौरान 13 मार्च 1947 को शहीद हुए थे। हाँ। तो ये थे राजस्थान के वो महान नायक जिनकी कुर्बानियों और संघर्ष ने हमारी आजादी की नींव रखी। हर एक की कहानी प्रेरणा और त्याग से भरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा दर्पण अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, शिक्षा दर्पण अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की उन अमर वीरांगनाओं की गौरव गाथा जानेंगे जिन्होंने त्याग, बलिदान और शौर्य से इतिहास रच दिया। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें राजस्थान के इतिहास के अलग अलग दौर में ले जाते हैं। जी। हमारा मिशन सिर्फ इन कहानियों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि समय के साथ वीरता और त्याग के मायने कैसे बदलते गए। बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ अतीत की घटनाएं नहीं हैं, ये हमें बताती हैं कि साहस के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। हाँ, मतलब रानी पद्मिनी के जौहर से लेकर कालीबाई के बलिदान तक ये एक बहुत लंबा और हैरान करने वाला सफर है। सही कहा। कभी यह साहस अपने सम्मान को बचाने के लिए आग में कूद जाने का था, तो कभी अपने हक के लिए सड़कों पर लाठी खाने का। चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से जब आत्मसम्मान की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। और इस कड़ी में पहला नाम आता है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद उन्होंने जो किया वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और यहाँ मतलब जौहर को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक प्रथा या क्या कहते हैं आत्महत्या नहीं थी। अच्छा। इसे उस दौर की मानसिकता से देखें तो ये युद्ध का आखिरी अध्याय था, जिसे औरतें खुद लिखती थीं। जब हार निश्चित हो जाती थी तो दुश्मन के हाथों अपमानित होने की बजाय वो आग को चुनकर अपनी कहानी का अंत अपनी शर्तों पे करती थी। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। बिल्कुल, एक ऐलान कि हमारी देह पर तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी। इसी परंपरा को करीब 200 साल बाद रानी कर्णावती ने आगे बढ़ाया। हाँ, 1535 में। 1535 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया तो उन्होंने 13,000 महिलाओं के साथ जौहर किया। 13,000। 13,000। ये नंबर सुन के ही मतलब अंदाजा लगता है कि वो कितना भयानक मंजर रहा होगा। ये किसी एक रानी का फैसला नहीं था, ये पूरे समाज का अपने आत्मसम्मान के लिए एक साथ खड़ा होना था। लेकिन हर बलिदान जौहर की आग में नहीं दिया गया। एक कहानी उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी की है जो बहुत ही दुखद है। जी, 1807 की घटना। 1807 में जयपुर और जोधपुर के राजघराने उनसे शादी करने के लिए आपस में लड़ने पर उतारू हो गए और इस लड़ाई को रोकने के लिए राजकुमारी ने जहर पी लिया। ये कहानी सुनकर दुख भी होता है और गुस्सा भी। क्या इसे बलिदान कहें या एक राजनीतिक हत्या? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। उस समय के नजरिए से देखें तो ये सर्वोच्च बलिदान था, शांति के लिए दिया गया त्याग। पर आज? लेकिन अगर हम आज के नजरिए से देखें तो ये व्यवस्था की पूरी तरह से नाकामी है, जहां एक महिला की जान की कीमत 2 राजाओं के अहंकार से कम थी। उनका बलिदान शांति के लिए जरूर था,
पर ये वो शांति थी जिसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई, है ना? सही बात है। अगली कहानी जो हमारे स्रोत में है, उसे पढ़कर तो मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। ये हाड़ी रानी यानी सलाह कवर की कहानी है। हाँ, ये कहानी तो मतलब त्याग की पराकाष्ठा है। कहानी ये है कि जब उनके पति युद्ध पर जा रहे थे तो वे अपनी नई नई शादी के मोह में बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कोई निशानी मांगी। रानी को लगा कि ये मोह उनके पति को उनके कर्तव्य से भटका देगा, इसलिए उन्होंने अपना सिर काटकर एक थाल में रखकर भिजवा गया। ये कहानी हमें उस दौर के धर्म और कर्तव्य की परिभाषा पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। आज हम इसे एक भयानक त्रासदी के तौर पर देखेंगे, लेकिन उस वक्त इसे कर्तव्य की सबसे बड़ी मिसाल माना गया। हाड़ी रानी ने यह पक्का कर दिया कि उनके पति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र धर्म पर रहे। तो हाड़ी रानी ने अपने पति के कर्तव्य के लिए खुद को कुर्बान किया। लेकिन क्या हो जब ये कर्तव्य पूरे राजघराने के भविष्य के लिए हो, और जब कीमत आपका पति नहीं बल्कि आपका अपना बेटा हो? यहीं पर पन्ना धाय की कहानी सामने आती है। हाँ, जो शायद त्याग की हर सीमा को पार कर जाती है। पन्ना धाय ने मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को उनके बिस्तर पे सुला दिया। और जब बनवीर, जो उदय सिंह को मारने आया था, उसने चंदन को ही मार डाला। जी। एक मिनट, इसका मतलब वो सच में अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखती रही, बिना कुछ बोले? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दहला देने वाला हिस्सा है। उनका वो मौन, उनकी वो चुप्पी ही उनकी स्वामी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। ये सिर्फ एक बलिदान नहीं है, ये अपनी भावनाओं पर विजय पाने की एक असाधारण कहानी है। इन अविश्वसनीय बलिदानों से आगे बढ़कर अब कुछ ऐसी कहानियों पर आते हैं जहां महिलाओं ने भक्ति, प्रेम और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। और इसमें सबसे पहला नाम है मीराबाई का। मीराबाई का महत्व सिर्फ कृष्ण भक्ति तक सीमित नहीं है। उन्होंने उस युग की हर सामाजिक और पारिवारिक सीमा को तोड़ा। सही। सोचिए आप, एक रानी का महलों की शान शौकत छोड़कर आम लोगों और साधु संतों के साथ भजन गाना, ये उस समय में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। स्वाभिमान की एक और मिसाल है मारवाड़ की रूठी रानी उमादे। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि शादी की पहली रात ही वो अपने पति राव मालदेव से किसी बात पर रूठ गईं और उसके बाद पूरी जिंदगी अजमेर के तारागढ़ किले में रहीं, पर कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उमादे की कहानी एक स्त्री के आत्मसम्मान की कहानी है। उस दौर में जब एक रानी का पूरा जीवन उसके पति पर ही निर्भर करता था, उन्होंने बिना झुके अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। ये एक मौन विद्रोह था। और प्रेम के लिए विद्रोह का प्रतीक है संयोगिता, कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी। जी, जिन्होंने अपने स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहनाई। हाँ, और बाद में पृथ्वीराज ने उनका अपहरण करके उनसे विवाह किया। ये दिखाता है कि उस दौर में भी महिलाएं अपने फैसले लेने का साहस रखती थीं। बिल्कुल। इन सभी कहानियों में, चाहे वो मीरा हो, उमादे हो या संयोगिता, एक बात कॉमन है, उन्होंने समाज के बनाए नियमों को मानने से इनकार कर दिया। और यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। सही। अब लड़ाई सिर्फ महलों के अंदर या अपने सम्मान के लिए नहीं थी। अब राजस्थान की महिलाएं घरों की दहलीज लांघकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी थीं। हम बात कर रहे हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की। जी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ हमें श्रीमती अंजना देवी चौधरी और श्रीमती रमा देवी जैसे नाम मिलते हैं। जी। अंजना देवी तो रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। पहली महिला। और जब 1931 में रमा देवी बिजौलिया गईं, तो पुलिस ने उन्हें बहुत अपमानित किया, पीटा। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उन्होंने कहा, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, मैं यहाँ आती रहूंगी। ये दिखाता है कि अब महिलाएं सिर्फ प्रेरणा नहीं थीं, वे आंदोलन का चेहरा और आवाज बन रही थीं। वे लाठियां खाती थीं, जेल जाती थीं, लेकिन पीछे नहीं हटती थीं। और ये कोई एक दो महिलाओं की बात नहीं थी। शेखावाटी इलाके में तो जो हुआ वो मतलब अविश्वसनीय। कटराथल का सम्मेलन ने सामंती अत्याचारों के खिलाफ 10,000 महिलाओं के एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। 10,000 महिलाएं 1934 में। हाँ। यह संख्या दिखाती है कि यह आंदोलन अब कुछ गिने चुने नेताओं का नहीं रहा था, ये एक जन आंदोलन बन चुका था और महिलाएं इसकी कमान संभाल रही थीं। मारवाड़ में भी ये लहर पहुंची। हमारे स्रोत एक 15 साल की लड़की इंदुमती गोयनका का जिक्र करते हैं। अच्छा, सोचिए 15 साल की एक नई नवेली दुल्हन जिसने राजसी ठाट बाट, पर्दे और गहने छोड़कर सड़क पर उतरकर राष्ट्रीय महिला समिति बना दी। 15 साल की उम्र में। ये तो वाकई असाधारण है। यह उस जुनून को दिखाता है जो आजादी के लिए लोगों के दिलों में था। ये कहानियां हमें बताती हैं कि ये एक मौन क्रांति थी। बिल्कुल,
महिलाएं घरों से निकलकर सीधे सीधे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही थीं। वे अब केवल सहायक नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता थीं। अजमेर मेरवाड़ा में तो गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव था। यहाँ श्रीमती सत्यभामा को तो गांधी जी की मानस पुत्री भी कहा जाता था। गांधी जी की मानस पुत्री, ये उपाधि ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, 1932 के ब्यावर आंदोलन में उन्होंने अपने बच्चों के साथ जेल यात्रा की। ये दिखाता है कि उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को यानी अहिंसा और सत्याग्रह को कितनी गहराई से अपने जीवन में उतारा था। और अब हम इस सफर के अंतिम और सबसे मार्मिक पड़ाव पर पहुंचते हैं। जी। हड़ौती यानी कोटा बूंदी में नगेंद्र बाला पहली महिला जिला प्रमुख बनी। रामदुलारी शर्मा ने 1942 में महिलाओं के साथ मिलकर कोटा की कोतवाली को घेर लिया था। कोतवाली घेर लेना, ये तो सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देना था। हाँ, मतलब अब डर खत्म हो चुका था और संघर्ष अपने चरम पर था। लेकिन इन सब में एक कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। ये कहानी है रास्तापाल गांव की एक 13 साल की भील बालिका कालीबाई की। गुरु भक्ति और शिक्षा के लिए दिए गए बलिदान की एक अमर गाथा। ये घटना आजादी से कुछ ही महीने पहले 19 जून 1947 की है। डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में पुलिस एक स्कूल को जबरदस्ती बंद करवाने आई थी। जब शिक्षक सेंगा भाई ने मना किया तो पुलिस ने उन्हें ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। और तब 13 साल की कालीबाई, जो अपने खेत में काम कर रही थी, ये देखती है। हाँ, वो दौड़कर आती हैं और अपनी दरांती से उस रस्सी को काट देती है जिससे उसके गुरु बंधे थे। और फिर? लेकिन जैसे ही रस्सी कटती है पुलिस उस पर गोलियां चला देती है। वो अपनी गुरु भक्ति में वहीं शहीद हो गई। ये घटना एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। कालीबाई का बलिदान सिर्फ अपने गुरु को बचाने के लिए नहीं था। नहीं, ये उस ज्ञान की लौ को बचाने के लिए था जिससे सत्ता बुझाना चाहती थी। 13 साल की उस बच्ची को ये समझ आ गया था कि शिक्षा का अधिकार कितना कीमती है। उनका बलिदान शिक्षा की उस अलग का प्रतीक बन गया। तो इन सभी कहानियों का क्या मतलब है? ईरानी पद्मिनी के जौहर से लेकर कालीबाई के बलिदान तक हमने देखा कि राजस्थान की धरती सिर्फ योद्धाओं की ही नहीं बल्कि उन वीरांगनाओं की भी ऋणी है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये कहानियां हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती बल्कि ये भी दिखाती हैं कि साहस के कितने रूप हो सकते हैं। एक रूप नहल में अपने सम्मान के लिए आग में कूद जाना था, तो दूसरा रूप सड़कों पर अपने हक के लिए लाठी खाना, और तीसरा रूप था एक 13 साल की बच्ची का अपनी किताब और अपने गुरु के लिए जान दे देना। आज के दौर में साहस का क्या मतलब है, ये सोचने के लिए एक अच्छी बात है। नमन है ऐसी वीरांगनाओं को। राजस्थान की धरती इन वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान की हमेशा ऋणी रहेगी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और शिक्षा दर्पण अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।